जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा जो पॉलिटी से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चौथा लेक्चर है। और 3 लेक्चर में मैं अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक बता चुका हूं और किस तरह से हमारा संविधान लिखाया उस सभी को मैं डिटेल से चर्चा कर चुका हूँ। जो लुसेंट ने लिखा है वही हम टेम्पोररी बता रहे हैं, क्योंकि रेलवे के मेन फोकस करके मैं अभी रिवाइज के तौर पे ये पॉलिटी का क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मौलिक कर्तव्य चलता है, जो भाग 1 और 2 दोनों बता चुके हैं। ये भाग 3 है। क्या है ये भाग 3 है। तो मौलिक अधिकार जो है जो भाग 3 में है, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में पड़ती है। कितना तक लगी? भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद जो है जो भाग 3 में पड़ती है। इस संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। भारत के अधिकार पत्र किसको कहा जाता है? तो 12 से लेकर के 35 के बीच के आर्टिकल को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, जिससे कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसमें मूल अधिकार जितने भी तरह के मूल अधिकार है उसी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पहले 7 गो था मूल अधिकार, लेकिन अब 6 मूल अधिकार है हमारे संविधान में। एक को हटा दिया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे आगे चर्चा करता हूँ आपको। मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। स्थगित किया जा सकता है कब? जब किसी तरह से भारत में आपात आ गया है, राष्ट्रीय आपात आ गया है, तो आपातकाल जो बैठती है, जो आर्टिकल 352 के तहत बैठती है, ये जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकती है। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। इसे जस्ट पहले मैं बताया हूँ, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 एवं 9 के क को मौलिक अधिकार को अनुसूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के 1 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों अलग अलग है। कानूनी अधिकार में संविधान चला रहे हैं वो आपको किसी भी तरह से वो आप पर बाध्यकारी कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में किसी भी व्यक्ति आपको बाध्यकारी नहीं करेगी, किसी भी कोर्ट भी आपको बाध्यकारी नहीं करेगी। इसमें नो डाउट होनी चाहिए। ये कैमा संविधान संशोधन द्वारा हटा गया है, तो ये 1978 के ईस्वी के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दी गई है। इसमें नो डाउट होनी चाहिए आप लोगों को। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार को मांग की और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये 1931 ईस्वी के है जो कराची में अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। इसको मैं इतिहास में बहुत डिटेल से पढ़ूंगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर आ जाता है, इसको बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। मौलिक अधिकार अब 6 हो गए हैं। अब पहले 7 थे, लेकिन अब 6 है। कौन कौन है? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जो होती है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में है। 14 से 18 के बीच में जो भी आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जो प्रबंध दिया गया है वो समता या समानता का अधिकार को डिनोट करता है। दूसरी नंबर में है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में है।
इसमें है जो स्वतंत्र हैं आप, इसमें बोलने का आज़ादी है, सभी तरह का करने का अधिकारी है, प्रेस की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी आप बोल सकते हैं। 3 नंबर में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध भी आपका अधिकार है, जो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में दी गई है। इसको मैं डिटेल से चर्चा करूंगा अभी जस्ट आगे इसी वीडियो में, आप बने रहिए। 4 नंबर में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप किस धर्म के हैं, आप किस धर्म में जाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, इस सभी तरह के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है, जो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में, ये 2 आर्टिकल है, इसमें संस्कृति और शिक्षा से संबंधित का अधिकार दिया गया है। 6 नंबर में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अनुच्छेद 32 में दी गई है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 नंबर में क्या था, समता या समानता का अधिकार। इसका अर्थ यह होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस पर एक समान लागू करेगा। सभी भारत के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए, सभी जाति के लिए, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, मतलब जितना भी जाति है, जितना भी धर्म है, वो सभी के लिए कानून बराबर बनाएंगे। ये किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है, बीपीएससी के पर्पज़ से ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको आप गौर से देखिएगा। आर्टिकल 15 क्या कहती है, आर्टिकल 15 कहती है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। जन्म और नस्ल, जाति, धर्म, इस सब के आधार पे भेदभाव का निषेध किया गया है, जो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 15 में कही गई है। अनुच्छेद 15 में क्या कही गई है मेरे भाई, तो अनुच्छेद 15 में कही गई है जो कि आपको राज्य जो है, जो जन्म, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पे आपको भेदभाव नहीं करेगी, ठीक ना। ये लेकिन तैयो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन राज्य नहीं करती है। जो कानून बनता है वो सबके लिए बराबर रहता है। उसमें जो कानून के प्रति जो कार्य करता है वो घूसखोर होता है, जिसे हम कहते हैं, वो सब इसमें ज़्यादा मतलब नस्ल के बारे में सोचता है, नस्ल उल्टा पुल्टा वो सब सोचते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 16 क्या कहती है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसमें कहती है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधी विषयों में सभी नागरिक के लिए अवसर की समता होगी। अपवाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, ये सब है जो 1 सेकेंड, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग को, ये सब को छोड़ करके बात किया गया है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 16 में है। ये पिछड़ा वर्ग को, ये सब से जो कही गई है हमारे संविधान में, जो लोक नियोजन के विषय में अवसर का समता है, जैसे में अनुसूचित जाति के लिए है उसके लिए अलग प्रावधान की गई है, अनुसूचित जनजाति है इसके लिए अलग प्रावधान की गई है, और पिछड़े वर्ग में है जो आती है उस सभी के लिए एक अलग प्रावधान की गई है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, लेकिन एक्चुअल में अंत है नहीं, देखा जाए तो वास्तविकता मैं कह रहा हूँ जो ये अंत है नहीं, ये सब कहने के लिए ही अच्छी लगती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेता हूँ, इसका अर्थ क्या होता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता के मतलब होती है ये छुआछूत से जो ज़्यादा विरोध में रहती है, चाहे कुछ भी करती है, तो उससे
सरकार दंड दिया जा सकता है, उसके जो है कि जो क्या कर सकता है सरकार, दंडित किया जा सकती है। 80 नंबर क्या कर रही है, 80 नंबर कर रही है उपाधियों का अंत। आप किसी भी तरह के आप आदमी हैं उसको आप उपाधि को अंत किया गया है, जिसे आप राजा के उपाधि नहीं रख सकते हैं, सम्राट की उपाधि नहीं रख सकते। ये सब अधिकारों पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। ये आर्टिकल 18 के तहत इसको अंत किया गया है। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकती है। किसी भी उपाधि को भारत सरकार में, भारत में वो मतलब उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकती है, हालात जो भी हो। कुछ प्रावधान आती है जैसे में भारत रत्न, भूषण, पद्म भूषण, ये सब पुरस्कार है जो इस आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। जितने भी पुरस्कार जैसे में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं, इसमें नो डाउट होनी चाहिए। अब ये समता था, ये स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहती है? स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 19 में चर्चा है। इसमें दिया गया है मूल संविधान, स्वतंत्रता का अधिकार। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 के एफ को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 44वीं संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया है। कौन कौन है मेरे भाई? 6 को ध्यान से देखते हैं। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार। एक क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाके बोल सकते हैं, आप कहीं भी बात कर सकते हैं, आप कहीं भी प्रेस कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता। 2 में क्या दी गई है? अनुच्छेद 19 के बी में दी गई है, जो अनुच्छेद 2 में क्या दी गई है? इसमें दी गई है जो शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के बी में दी गई है। आप शांतिपूर्वक, जैसे यज्ञ लगता है, मेला लगता है, ये सब करने की एक स्वतंत्रता है। आप आदमी को जुटा सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, समितियां जुटा सकते हैं, सम्मेलन जुटा सकते हैं, ये सब करने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन बिना हथियार के। अगर सरकार चाहे तो ये भी हटा सकती है जब आपातकालीन कोई तरह की दिक्कत आई हो या सरकार पे कोई तरह की दिक्कत आई हो तो। अनुच्छेद 19 के सी क्या कहती है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है, जो 19 के सी में दी गई है। संघ बनाने मतलब एकजुट करने की, राज्य की एकजुट करने की स्वतंत्रता है हमें। 19 के डी क्या कहती है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है। हम देश में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, ये 19 के सी में डी में दी गई है। अनुच्छेद 19 के ई क्या कहती है? जो 5वां आर्टिकल पढ़ती है इसका, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। ये अपवाद स्वरूप जो बोला गया है, जो अपवाद स्वरूप जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन ऐसा है नहीं। जम्मू एंड कश्मीर को अब मिला ली गई है। क्या है? अब मिला ली गई है जम्मू एंड कश्मीर को, इसको आप मिटा सकते हैं। आप वहाँ भी जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं। अनुच्छेद 19 के जी कहता है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ये प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के 1 में ही है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 19 के 1 में है, जो पहले मैं बता चुका हूँ। प्रेस करने, बोलने, बतियाने, किसी भी चीज़ पर बहस करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के 1 में है। अगला है अनुच्छेद 20।
थोड़ा इम्पोर्टेंट भी पड़ जाता है। उपाधियों के लिए घोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, उपाधियों के लिए घोष के लिए जो संरक्षण दी गई है इसके बारे में चर्चा है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। एक में है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगा। किसी एक अपराधी को, किसी एक आदमी को एक ही बार सज़ा मिलने का प्रावधान दिया गया है जो 20 के 1 में दी गई है। दूसरा में क्या है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगा, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को अभी संविधान में दिया गया है जो अगर किसी व्यक्ति अगर किसी को तबराक मारता है, चाहे कुछ मारता है पीटता है, तो उसमें अगर ज़्यादा संज्ञेय अपराध नहीं है तो उसको ज़्यादा दिन के लिए जेल में नहीं दिया जाएगा, बहुत 3 महीना से 6 महीना के लिए उसको जेल दिया जाएगा। अगर उसी व्यक्ति अगर जो मारा पीटा है अगर वो जेल में है, उसी समय भारत में संविधान संशोधन करके या कानून में मतलब बदलाव कर दिया गया। बदलाव ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति अगर तबराक मारता है चाहे लड़ाई करता है तो उसको अब क्या होगा, फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो उसको जब फांसी की सज़ा का संविधान में प्रावधान कर दिया जाएगा तो उससे उसका मतलब तुलना नहीं होगी, क्योंकि वो पहले इसके बारे में नहीं था संविधान में और वो अपराधी अपराध कर चुका है। तो उस समय के कानून जो है उसी के हिसाब से ये क्या होगी, कानून बनाएगी और उसी तरह से सज़ा उनको मिलेगी। तीसरी नंबर क्या कहती है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वो खुद व्यक्ति अपना वकील को रख सकता है, वकील के रख करके वो अपना सज़ा का सुनवाई कर सकता है या उससे जो भी हो आगे पीछे वो कर सकती है। ठीक, आगे की ओर है, आगे क्या कहती है 14 नंबर में। अब ये 21 नंबर में आ गए। 21 नंबर थोड़ा इम्पोर्टेंट पड़ जाती है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक का स्वतंत्रता का संरक्षण है, वो अपना जीवन का स्वयं रक्षा कर सकती है। इसका तात्पर्य ये हुआ, सिंपल सी बात यह है, जो किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर करता है तो अनुच्छेद 21 का ये उल्लंघन है, डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है आर्टिकल 32 के तहत। इसको मैं आगे डिटेल में चर्चा करूँगा। 21 में कहा गया है, अनुच्छेद 21 क्या कर रही है के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिक को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएं। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया था और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना की गई थी। कब की गई थी? अक्टूबर 2010 को की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायित्व है। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई ये सब है जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश के पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायित्व बनती है। इसका आप हम भी नहीं अपना जान ले सकते हैं तो सरकार भी हमें जान नहीं ले सकते हैं। पर्यावरण को स्वस्थ रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना, मेडिसिन का उपलब्ध करवाना, ये सब आपसे नहीं होता तो ये सरकार का दायित्व है, जिसे सरकारी हॉस्पिटल बोलते हैं। वो हॉस्पिटल में भी इलाज होती है, उससे भी आप इलाज करवा सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ये हुआ, जब आप किसी पर्यावरण, अब जब बात आई तो पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा छेड़ते हैं, इसको चर्चा करते हैं। पर्यावरण जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है अब तक। इस पे विशेष रूप से सभी नागरिक को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार से ये अकेले होने वाली बात नहीं है।
और हम जैसे अगर चालान पुलिस काटती है, जब बाइक चलाते हैं आप, धुआं गाड़ी आपको ज़्यादा देती है, तो ये बाइक चलाने वालों को सरकार जो है जो इस पे कानूनी कार्रवाई करती है और इस पे क्या करती है, तो एक बिल काट के दे देती है और इसको भरने के लिए बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि आप पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इससे कि है जो जानवर, देश के जितना भी नागरिक है उस सभी को आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को आप छीन रहे हैं। इसी कारण मुक्ता ली जाती है। इसीलिए कभी कभी कानून लाई जाती है जो वृक्षारोपण के लिए, ये सब लाई जाती है। ये अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना किया गया था। इसको पुणे, चेन्नई ये सब में की गई थी। अनुच्छेद 21 के 1 क्या कहती है? ये राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ी गई थी। 22वां क्या कहता है? 22वां कह रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में जो है, जो हमें गिरफ्तारी होता है तो उसका निरोध का भी एक संरक्षण होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। पहला नंबर में है जो उसे वारंट दिखानी होगी जो किस कारण से हमें गिरफ्तार कर रही है। दूसरी नंबर में है जो 24 घंटे के अंदर किसी भी न्यायालय, जो थाने का नज़दीकी न्यायालय है, वो 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में हमें प्रस्तुत करे। उसमें यातायात का संबंध को छोड़ करके, ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बुक में मैं देखा हूँ जो यातायात लिखा ही नहीं है, उससे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, वो समझ में नहीं आता है जो यातायात के लेके रहें या छोड़ के रहें। उसे दंडाधिकार के समक्ष पेश किया जाता है, ठीक है ना, और उसे अपने पसंद के वकील रखने का सलाह दिया जाएगा। ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रता मिल गई है, ठीक ना। आगे है, आगे की ओर चलता हूँ। निवारक निरोध के बारे में यहाँ से चर्चा चलता है। निवारक निरोध थोड़ा सा नहीं इम्पोर्टेंट पड़ जाती है, इसमें बहुत सारे उपलब्ध है। निवारक निरोध जो है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4 और 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है। निवारक निरोध का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को दंड के लिए अपराध देना नहीं है, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। क्या है? उसे रोकना है। जैसे में आप देखते होंगे तो 1919 में एक कानून लाई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाई थी, जो ब्रिटेन ने लाई थी, जिसे कि भारत सरकार के तरफ से काला कानून भी कहा गया था। तो किसे का न, उसमें भी यही था जो न दलील, न अपील, न वकील। तो उसी तरह से यहाँ 22 में दी गई है, अभी भी वो प्रावधान लागू है। यहाँ पे सिंपल सी, आप उस समय में भी यही था, जो आपको बिना पूछे, बिना आपसे समझे वो गिरफ्तार कर सकता है। कौन? सरकार, और हिरासत में रख सकता है। इसी तरह से यहाँ दिया गया है अनुच्छेद 22 के 2, 3, 4, 5 और 6 में दिया गया है। इसमें निवारक आपसे पूछा भी नहीं जाएगा और इसको गिरफ्तार किया जाएगा, ये दिया गया है, वरन उसे अपराध करने से रोकना होगा। जैसे किसी क्रिमिनल है, भारी माफिया है, अगर वो उस जिला में, चाहे उस एरिया में प्रधानमंत्री आता है और उसको शक हो जाता है कि ये कुछ गलत कदम उठाएगा, तो उससे 2 दिन 3 दिन पहले ही उसे हिरासत में ले ली जाएगी। बस सिंपल सी बात यही है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है, जबकि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी भी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें नो डाउट होनी चाहिए आप लोगों को। आगे की ओर चर्चा करता हूँ। आगे की ओर क्या है, ये हो गया। तब
एक में क्या है, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। अगर सरकार को लगा कि 3 महीना में ये काम नहीं बना, अगर 6 महीना रखना है तो एक बोर्ड का गठन करेगा, उसके तहत ये 6 महीना के लिए रख सकता है। जब तक कि सरकार संतुष्ट नहीं हो जाती है तब तक इसे गिरफ्तार किए रखे जा सकते हैं। दूसरी नंबर में क्या है, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं समझा जाएगा। उसको कहना भी नहीं पड़ेगा कि आपको मैं इतना दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा, वो सरकार जब तक चाहेगा जब तक वो रख सकती है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाएगा। क्या है, शीघ्र अतिशीघ्र उसे अवसर दिया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। निवारक निरोध से संबंधी अब तक की बनाई गई विधियाँ, बहुत सारे विधियाँ बनाई गई है निवारक निरोध से संबंधी। इसमें क्या है, तो निवारक निरोध अधिनियम सबसे पहले 1950 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1950 में लाई गई थी। इसके तहत जो लाई गई थी, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान ने 26 फरवरी को लाई गई थी, 26 फरवरी 1950 को ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। इसके उद्देश्य राष्ट्रीय विरोध तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। क्या था? प्रतिकार्य से रोकना था ये भारत सरकार से। इसे अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को समाप्त हो गया। इस तरह के 6 प्रावधान को लाए गए थे। 1 नंबर हो गया है। दूसरा नंबर प्रावधान क्या है? दूसरा नंबर प्रावधान में दिया गया है मीसा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में लिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1979 के इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया था। इसे 71 में लाई गई थी और 79 में समाप्त कर दिया गया था। ये आतंकवादियों के लिए लाई गई थी, ये ज़्यादा दिन चला नहीं, इस पर कुछ गैर कानूनी काम होने लगी थी। चौथा नंबर में है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में लाई गई थी। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे कि 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। ये वही है जो नज़रबंदी कर सकता है। नज़रबंदी का मतलब ये हुआ कि कहीं भी जाके आपको एक रूम में बंद कर देगा, खाना पीना मतलब सभी तरह की व्यवस्था किया जाएगा आपके लिए, लेकिन आपको छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। कहीं बात करने के लिए छूट नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का आपको छूट नहीं दिया जाएगा। और नज़रबंदी के तौर पर पहले 1 साल के लिए था, लेकिन अब 2 साल तक नज़रबंदी कर सकता है। आगे चलता हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया, लेकिन ये गलत है। उस समय में किया गया था, इसमें नो डाउट है। 5वां नंबर में है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून, ये जिसे कि टाडा बोला जाता है। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें से यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर बना था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया था। टाडा जो था, जो बहुत ही खतरनाक ये था कानून। एक पोटा था जिसे कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 में लाई गई थी। इसे 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को लागू किया गया था, जिसे कि पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को
प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को पिछाने आतंकवादियों को सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। ये पोटो के ये तात्पर्य ये हुआ। पोटो अभी भी लागू है, इसको अभी भी अगर गिरफ्तार कर सकती है, शक के आधार पर इसको गिरफ्तार किया जाता है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह के अवधि अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है। पोटो के अतिरिक्त गिरफ्तारी व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा एक्ट हो गया और ये 21 सितंबर 2004 ईस्वी को इसके अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आज के लिए इतना ही है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा इस सेशन को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।